नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी और आज जिस बात का कम से कम डर लोगों को था वैसा ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोकतंत्र में जैसे मैं आपका आज स्वागत कर रहा हूं, केंद्र सरकार जो है उसके फैसले से जनता उसका जो स्वागत है वो करती नजर नहीं आ रही। 137 दिनों तक चुनाव के खेल चलते रहे, या यूं कहें 5 राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव थे उससे पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर जो है वो वोटों पे ना पड़े, इस वजह से कीमतों को बिल्कुल रोक कर रखा गया। यूक्रेन की लड़ाई भी शुरू हो गई, कीमतें भी बढ़ती चली गई और अब क्योंकि चुनाव खत्म है, सरकारें अब अपने बनने जा रही हैं, मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ कई और कीमतें भी अब बढ़ती जा रही हैं। देख लीजिए जरा, पेट्रोल डीजल की कीमत में 80 पैसे की बढ़त कर दी गई है प्रति लीटर। वहीं घरेलू गैस यानी कि एलपीजी भी 50 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं 137 दिनों बाद बढ़े हैं और एलपीजी के दाम 168 दिनों बाद बढ़ाए गए हैं। यानी कि चुनाव खत्म, अब देश का विकास चालू। रिपोर्ट देख लीजिए। यही दाम जो है इलेक्शन के बाद बढ़ने वाले हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। चुनाव के समय क्यों नहीं बढ़ा? और अभी देखिए आप, अभी ये बढ़ाएंगे लगातार। वो महंगाई की मार देती रहेगी, लेकिन चुनाव परिणाम उसके पक्ष में आएंगे। कि चुनाव के नतीजा निकलते ही सारे हिंदुस्तान में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन के दाम पे बेतहाशा इजाफा होगी। कहे तो सभी नेता रहे थे, राहुल गांधी भी कहे थे, अखिलेश भी कहे थे, कहे तो हरदीप पुरी भी थे कि तेल के दाम बढ़ेंगे। कोई चुनाव खत्म होने का हवाला दे रहा था तो कोई 4,500 किलोमीटर दूर छिड़ी जंग था। अब जैसा कि कयास और अटकलें थीं, चुनाव भी खत्म हो गए और रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग भी चरम पर है। और इस बीच पेट्रोल डीजल के दाम ने भी महंगाई का झटका दे ही दिया। पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के नेताओं की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई, लेकिन भुगतान आम आदमी को ही करना पड़ रहा है। मुंबई में 1 लीटर डीजल की कीमत 95 रुपए हो गई है, जबकि 1 लीटर पेट्रोल 110 रुपए 82 पैसे मिल रहा है। कोलकाता में 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपए 62 पैसे हो गई है और पेट्रोल के दाम 105 रुपए 51 पैसे। पटना में 1 लीटर डीजल 91 रुपए से ऊपर मिलेगा, जबकि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 90 पैसे हो गई है। दिल्ली में कल लोगों ने 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल खरीदा, लेकिन आज जब सुबह पेट्रोल पंप पहुंचे तो 96 रुपए 21 पैसे का मीटर देखकर कोई चौंक गया तो किसी के मुंह से निकला, हमने तो पहले ही कहा था। चुनाव की भी वो होता है, क्या हमें चुनाव हो जाए उसके बाद बढ़ाते हैं कुछ ना कुछ। उसके दाम बढ़ेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। वजह यही था, पेट्रोल के दाम जो है जब चुनाव होता है तो कम रहते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो बढ़ा देते हैं। वैसे सिर्फ डीजल पेट्रोल के दाम ही नहीं बढ़े हैं, बल्कि एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी हुई। 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 949 रुपए 50 पैसे हो गई है, जो पहले 899 रुपए 50 पैसे थी। जनता परेशान है तो विपक्ष को सरकार को घेरने का एक नया मौका मिल गया है। विपक्षी पार्टियों ने बढ़ी कीमतों को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, डीएमके समेत 11 पार्टियों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया है। राहुल ने लिखा, गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया। अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। महंगाई की महामारी के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो वो कहेंगे थाली बजाओ। इधर विपक्ष तेल की कीमतों पर पूर्वानुमान जारी कर रहा है तो वहीं सरकार की तरफ से सफाई आई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरदीप पुरी ने कहा है कि तेल की कीमतें सरकार ने नहीं, तेल कंपनियों ने बढ़ाई है और वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ने की वजह से यह असर हुआ है।
वैसे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने 14 मार्च को राज्यसभा में भी इसे लेकर एक बयान दिया था। Insofar as gas and oil prices are concerned, as I said, even though the international price has shot up from something like 85 dollars a barrel, today it was, I think, close to 111. The concerned oil companies have not passed this on to the consumer. When they will, etc. These are decisions which they will have to take. अब विपक्ष के नेताओं के आरोप सही हैं या फिर सरकार की सफाई? जनता को तो बस यही डर सता रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई की वजह से तेल के बढ़े दामों पर जो लगाम लगाई गई थी, क्या अब चुनाव के बाद वो बेलगाम होने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है इस पूरे पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका जरा जानने के लिए हमने भी सोचा कि आप लोगों से आज सीधे मुखातिब हो जाते हैं। आपका कार्यक्रम है लोकतंत्र, फोन लाइन आपके लिए खोल दी है, बताइए हमें कितना असर पड़ रहा है। धर्मवीर जुड़ रहे हैं हमारे साथ अलीगढ़ से। धर्मवीर जी, आपको भी अलीगढ़ में तो आपने अभी वोट भी दिया कुछ दिन पहले, वोट 137 दिन तक कोई डीजल की और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी, अब बढ़ गई हैं। चुनाव से जोड़ के क्यों ना देखा जाए इसे? सर, इससे असर बहुत पड़ रहा है सर। जो आपके पीछे टीवी चल रहा है उसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए, वरना आपकी आवाज हमारे को गूंजती रहेगी। हाँ सर, मैं बताता हूँ कि महंगाई तो इतनी इस कदर बढ़ रही है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। समस्या इतनी ज्यादा हो गई है लोगों को, जो गरीब परिवार है वो। सर मैंने अभी बंद कर दिया है, टीवी बंद कर दिया है। तो है क्या सर, बहुत बुरा हाल है। अभी आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। हाँ सर, इस तरीके से महंगाई बढ़ी भी है इस समय पे कि लोगों का जीना आराम हो चुका है। अगर मान लीजिए किसी को 6,000 रुपए महीने की सैलरी अगर मिल रही है और उसमें वो किस तरीके से अपने घर का खर्चा चला, उसी में उसको कन्वेंस किसी को जॉब, आम आदमी की पीड़ा आम आदमी ही जाने। धर्मवीर जी कह रहे हैं कैसे अपना खर्चा चला पा रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है इस वक्त। सुरेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। सुरेश जी, आपका भी हाल जयपुर में वैसा ही है जैसे धर्मवीर जी का है अलीगढ़ में? महंगाई से तो सभी तरह से है, लेकिन इसका चुनाव से जोड़ के जो आप दिखा रहे हैं ये बात कुछ जम नहीं रही मेरे को। सारी दुनिया में ही त्राई हो रही महंगाई की वजह से। इस युद्ध ने कहां छोड़ा है बताओ आप? हाँ, कल आपके प्रोग्राम में एक वो उसमें दिखाया था श्रीलंका के अंदर 200 रुपए किलो का आलू हो रहा है। हाँ, वहां कौन सा चुनाव हो गया? नहीं, वहां तो चुनाव नहीं हुआ, लेकिन जो युद्ध पिछले 1 महीने से चल रहा है इसमें कीमतें तो पहले से ही बढ़ती आई। तो मतलब जब तक चुनाव रहा तब तक कोई असर नहीं पड़ा, उसके तुरंत बाद आ गया। कांता चौधरी साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से। चौधरी साहब, आप भी सहमत हैं इस बात से कि चुनाव को लेकर कीमतें रुकी हुई थी, उसके बाद महंगाई बढ़ गई है, या दोनों अलग अलग है? बोलिए। कांता चौधरी बात कीजिए। चलिए, कांता चौधरी साहब से बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि उनका फोन लाइन कनेक्शन कट गया है। जनता हमें हर तरह की इस वक्त है जो जनता है वो अभी प्रतिक्रिया दे रही है। कुछ लोगों को लगता है कि महंगाई चुनाव से जुड़ी हुई थी, कुछ को लगता है कि नहीं, जैसे ही चुनाव से उसको जोड़ के देखना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। देश में 137 दिनों के बाद आज फिर से, जैसे मैं आपको बता रहा था, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दलील ये दी जा रही है कि रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से ये दाम बढ़े हैं। तो कुछ की दलील ये है चुनाव खत्म होने के बाद इसका इंपैक्ट जो है वो अब दिखाई पड़ रहा है। इसका असर और भी पेट्रोल डीजल की कीमतों का कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं, वो सब चीजों पे पड़ता है। उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। दशरथ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। दशरथ जी, कितनी जबरदस्त है महंगाई की मार? सर, महंगाई की मार तो है सर, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। मैं भी एक बहुत ही बोला तो मिडिल क्लास से हूँ। देश की तो जरूरत है उसी चीज के लिए जो आज जिस हालात से मोदी जी ने देश को लाया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज मैं मोदी जी के सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कम से महीने में मैं 12,000 रुपया का काम करता हूँ। मेरे बच्चों को नौकरी नहीं, लॉकडाउन में महीने कैसे निकला मुझे पता है जिस तरह से। लेकिन ये सर अभी इसमें क्या कर सकते हैं सर? क्या कर सकते हैं? जनता बिल्कुल मजबूर है। मिडिल क्लास की बात कौन सुनेगा? दशरथ जी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रुति जी जुड़ रही है हमारे साथ रोहतक हरियाणा से। श्रुति जी, आपका क्या कहना है? मिडिल क्लास की बात कोई सुनने वाला है इस देश में? चलिए, श्रुति जी का लगता है कि हमारे से कनेक्शन जो है वो टूट गया है। फटाफट आपको बता देता हूं कि जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उनके पीछे और कहां
कीमतें बढ़ रही हैं। अक्टूबर 2021 में जो एलपीजी की कीमत अगर आप देखेंगे तो वो 47 रुपए 48 पैसे थी प्रति किलो। मार्च 2022 तक ये बढ़ के 57 रुपए 51 पैसे हो गई थी। अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से। अविनाश जी, महंगाई की मार, जनता यही सवाल पूछ रही है कि मिडिल क्लास की कोई सुध लेने वाला है या नहीं? हाँ जी, महंगाई तो ऐसी कुछ नहीं, आदमी अपने अपने खर्चे लिमिटेड रखे ना तो महंगाई नहीं। पेट्रोल अभी बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, यूक्रेन का जो झगड़ा चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसी की वजह से तेल बढ़ा है ना। इंटरनेशनल कमेटी जो बढ़ाती है रेट, उसी हिसाब से रेट बढ़ेंगे। महंगाई आदमी अपने खर्चे लिमिट रखे, फालतू खर्चे पे ज्यादा ध्यान न दे। महंगाई क्या, महंगाई तो देश की संख्या बढ़ती रहेगी तो महंगाई तो बढ़ती रहेगी ना। ऐसा नहीं है कि घर में एक कमाने के लिए ये अविनाश जी कह रहे थे, देखिए महंगाई तो बढ़ती रहेगी, आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। युद्ध हो रहा है तो उसमें सरकार क्या करे, उसको भी कहीं ना कहीं मजबूरी उसको भी देनी पड़ेगी। रमन तिवारी हमारे साथ मथुरा से जुड़ रहे हैं, हमारे आखिरी कॉलर आज के। रमन जी, कई सारे दर्शक कहते हैं कि इसको चुनाव से जोड़ के मत देखिए, आपको क्या लगता है? सर ये सही बात है, चुनाव से जोड़ के देखने में कोई फायदा नहीं है इसका। ये तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ही तेल के दाम बढ़े हुए हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय जो हालात हैं उसकी वजह से तेल के दाम इस वक्त बढ़ रहे हैं, ऐसा अक्सर जो कई हमारे दर्शक हैं जो हमसे जुड़े इस वक्त उनका मानना है। चलिए, महंगाई की ये बात थी, सोचा कि आप लोगों से बात करके आपकी पीड़ा को भी थोड़ा सामने रखा जाए। आप क्या सोचते हैं इसको जनता के सामने रखा जाए, नेताओं के सामने रखा जाए। एक दूसरी बड़ी खबर जो है इस वक्त दिल्ली से आ रही है, वो खबर है कि जहां आज केंद्रीय जो कैबिनेट है, मोदी सरकार ने जो 3 एमसीडी है दिल्ली में, उनको एक करने का, नगर निगमों को एक करने का फैसला कर लिया है। यह फैसला कैबिनेट में आज लिया गया। अब से कुछ दिन पहले दिल्ली नगर निगम के चुनाव जो थे वो टाले गए थे, यानी कि तीनों जो एमसीडी थे उसके लिए काफी दिनों से तैयारी चल रही थी, उसके चुनाव जिस दिन होने वाले थे उसी दिन उन चुनावों को टाल दिया गया। इसके पीछे तीनों नगर निगमों को एक करने की योजना का कारण बताया गया था। अब इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है और इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। उधर केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगम को करीब 9 साल बाद एक करने का जो फैसला किया है, उसमें केंद्र सरकार की दलील यह है कि नगर निगम अलग होने से प्रशासन और प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट दोनों ही मुश्किल हो रहे थे, जिसकी वजह से नगर निगम कर्मचारियों को तनख्वाह और रिटायरमेंट के बेनिफिट मिल नहीं पा रहे थे। जरा सुन लीजिए, फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। भाजपा चुनाव से डर रही है, उस चुनाव के डर से चुनाव को पोस्टपोन कर रही है। देखिए, मोदी जी तो इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सबसे ज्यादा एमएलए उनके 1400 एमएलए, 300 एमपी, 100 राज्यसभा सांसद। तो एक एमसीडी में चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी का सामना करने से क्यों डर रहे हैं मोदी जी? अब ये अगर आज जो भी ये बदलाव हुआ है, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की हठवादी नीति और निगम विरोधी नीति के कारण हुआ। हमने लाख बार कहा, हमने यहाँ तक कि 2017 में मैनिफेस्टो में दिया कि ये निगम के फंड को डायरेक्ट कर दो, आप यूज तो नहीं कर सकते। आप अगर आज से पिछले लगभग 12 साल का रिजल्ट निकालेंगे तो हर साल दिल्ली सरकार का 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 9,000 करोड़ इनका लैप्स होता है। आतिशी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, एमएलए हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आतिशी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ हरीश खुराना साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं दिल्ली में। आतिशी जी, आपको साजिश क्यों नजर आ रही है? सरकार तो कह रही है, देखिए आप ही लोग भी यही बात कहते थे कि एमसीडी ठीक से काम नहीं कर पा रही, एमसीडी सबसे खस्ता हालत में है, इनके पास पैसे नहीं है, कर्मचारियों को पैसे नहीं दे पा रहे। सरकार कह रही है सारी समस्या इसलिए हैं कि तीनों अलग अलग है, मिला दिया अब समस्या खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल अंकित जी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि समस्या खत्म करने के लिए एमसीडी को एक किया जा रहा है। तभी जब पिछले 15 साल से भाजपा की एमसीडी में सरकार है, पिछले 7 साल से भाजपा की केंद्र में सरकार है, तो 2012 से ट्राइफरकेशन के बाद आज तक एमसीडी में भाजपा ने कोई बात नहीं करी यूनिफिकेशन की। 7 साल से केंद्र सरकार में होने के बाद कोई बात नहीं करी यूनिफिकेशन की। लेकिन चुनाव से 1 घंटा पहले, चुनाव की घोषणा से 1 घंटा पहले उन्हें एकदम से ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो गया कि यूनिफिकेशन कर दिया तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अंकित जी, दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है।
उन्हें सब दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है। अगर प्रशासन ठीक करना था तो 15 साल मौका था भाजपा के पास, यूनिफिकेशन ही करना था तो 7 साल मौका था। लेकिन आज भाजपा सिर्फ यूनिफिकेशन का बहाना बना के चुनाव से भाग रही है। भाजपा को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, मतलब डर भी गए खुराना साहब, आपकी पार्टी आतिशी कह रही है और साथ ही साथ डर के मारे ये बात भी आपने मान ली है कि आपकी एमसीडी खस्ता हाल थी, काम कुछ हो नहीं पा रहा था, इसलिए आपको लगा कि कुछ नया पैतरा अपनाना पड़ेगा। अंकित भाई, इन्होंने एक बात नहीं बताई कि यूनिफिकेशन के पक्ष में है या विरोध में। जरा आप इनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि यूनिफिकेशन के पक्ष में या विरोध में, पहली बात। दूसरी बात, डर गए, कौन डर गया? 4 राज्यों में भी हम जीत के आए हैं, 403 सीटों पे आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी यूपी के अंदर, नोटा से कम वोट मिले हैं। उत्तराखंड के अंदर सीएम कैंडिडेट तो करवा दीजिए चुनाव हरीश जी। मैंने बीच में क्यों करवा बीच में नहीं बोला, करवा दीजिए चुनाव। मैंने बीच में नहीं बोला। आतिशी जी एक एक करके, आतिशी जी एक एक करके, वो नहीं बोल रहे थे, उनको पूरी बात करने दीजिए, फिर आप बता दीजिएगा उनको। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आप यूनिफिकेशन के पक्ष में या विरोध में, इतनी बात बता दीजिए। अगर यूनिफिकेशन के पक्ष में है तो ये हल्ला क्यों ये वो कर रहे हो? आइए मिलके इसको ठीक करते हैं और यूनिफिकेशन करते हैं और चुनाव हो जाएंगे, जनता डिसाइड कर लेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। इतनी हाय तौबा क्यों मच रही है, ये बताइए। आप नहीं चाहते कि एमसीडी को सैलरी टाइम पे मिले, आप नहीं चाहते दिल्ली का विकास हो, आप नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर जो समस्या आ रही थी आपके होते हुए, आप प्रॉब्लम आपके साथ ही है। जी मुझे ये बात बता दीजिए, ये ब्रह्म ज्ञान के यूनिफिकेशन से सारी समस्याएं हल होंगी। चुनाव की घोषणा से 1 घंटे पहले क्यों आपको ख्याल आया? पिछले अगर पर हरीश जी एक मिनट पूछो सही। अंकित पूछो ये पक्ष में विरोध में है, पहले ये तो पूछ लो। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। आतिशी जी पहले ये बता दीजिए आप पक्ष में हैं या विरोध में, और अगर जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मैं उनसे भी ये सवाल पूछूंगा कि इतने 9 साल से जब एमसीडी को ट्राइफिकेट करा गया था, हरीश जी अगर आपको यूनिफिकेशन ही करनी थी तो क्यों नहीं सड़कों पे उतर गए आप लोग? क्यों नहीं आप लोगों ने आंदोलन चला लिए कि ये तो गलत हो रहा है 3 एमसीडी अलग करने से? जब तक आपका शासन रहा ठीक ठाक तब तक कोई दिक्कत नहीं थी अलग अलग करने में। अब आपको लगा कि इस बार सत्ता हिलने वाली है तो इकट्ठा करने की बात पे आप आ गए। अंकित देखो, 2 अलग अलग चीजें हैं। पहली चीज यूनिफिकेशन के पक्ष में है, विरोध में। पहली बात क्या इनका क्या स्टैंड है, वो मैं पूछ लूंगा उनसे। आप तो बता दीजिए कि 9 साल से आपने इस बारे में आवाज क्यों नहीं उठाई सर? दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम डर गए और ये कर गए, तो भैया चुनाव आज हो या 2 दिन बाद हो या 5 दिन बाद हो, 6 महीने बाद हो, ये तो कॉन्फिडेंट है। इनके पास तो ब्रह्म ज्ञान आया है कि भारतीय जनता ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। आप मुझे सिर्फ छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे आतिशी के पास भी जाना है कि 9 साल से आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई एमसीडी को इकट्ठा करने की, अगर इतना ही खराब चल रहा था एमसीडी तो? आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपको याद होगा शीला दीक्षित जी ने जब ट्राइफिकेशन किया था, सबसे पहले मेरे पिताजी उतरे थे विरोध के अंदर। बिल्कुल, उसके बाद से आप लोग क्योंकि सत्ता में थे फिर आप भूल गए। आतिशी जी पक्ष में हैं या विरोध में एमसीडी के? और अगर चुनाव में आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो अभी चुनाव हो 6 महीने में, आपको तो जीतना है ही। अंकित जी, इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, हम एमसीडी में अच्छे प्रशासन के हक में हैं और वो प्रशासन तब आएगा जब एक ईमानदार सरकार होगी। एमसीडी की समस्या भाजपा के भ्रष्टाचार की वजह से, इनके पार्षद जो लिंटर के पैसे की चोरी करते हैं उसकी वजह से है, इसीलिए जनता उनसे त्रस्त है। पहली ठीक है। दूसरी बात, सवाल ये नहीं है कि हार जीत किसकी होगी। देखिए, दिल्ली की जनता भाजपा को एमसीडी से बाहर फेंकना चाहती है, तो चुनाव आज हो या 6 महीने बाद हो, रिजल्ट में अंतर नहीं है, पर ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज भाजपा चुनाव एमसीडी का हारने के डर से एमसीडी का चुनाव पोस्टपोन करा रही है। कल को गुजरात मैं पूछ रहा हूँ, मैं वही पूछूंगा। इलेक्शन कमीशन को कहेंगे, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि जी हम गुजरात और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं, ये चुनाव अभी कैंसिल कर दो। ठीक है। कल को लोकसभा का चुनाव भाजपा हार रही होगी तो वो कहेगी कि जी हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म। ठीक है, आतिशी जी एक छोटे सवाल का जवाब, फिर हरीश खुराना जी से सवाल पूछना है मुझे। आप एमसीडी के एकीकरण के पक्ष में हैं या विरोध में, आपकी पार्टी? मैं अंकित जी, अभी जो बिल ये लेके आए हैं, ये हमें बिल देखने को नहीं मिला है अभी तक। तो उस बिल में क्या क्या फीचर्स है एमसीडी के, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है। समस्या क्या है कि एकीकरण का बहाना बना के जो चुनावों को पोस्टपोन किया जा रहा है, ये हमारे देश में लोकतंत्र के लिए खतरा है। मतलब पंजाब में जो आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है हरीश जी, उससे इतने डर गए हैं आप लोग कि आपको लग रहा है कि बीजेपी का जो आखिरी गढ़ बचा है, आम आदमी पार्टी इसको हरा वहां पर नहीं पा रहे चुनाव में,
जो बीजेपी का आखिरी गढ़ दिल्ली में बचा है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। जिस शख्सों के नोटा से कम वोट आए हो, उत्तराखंड के अंदर सीएम अपनी सीट नहीं बचा पाया और उसकी जमानत जब्त हो गई हो, गोवा के अंदर 2 सीटें आई हो, वो हम डर जाएंगे इससे? अरे जिस जब चुनाव हम तो लड़ते चुनाव हरीश जी नहीं आप बताया नहीं आपने अभी तक, बताया नहीं आपने, हमने बिल देखा नहीं, हमने बिल देखा नहीं, ये नहीं किया। अरे इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ आप। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, मैं आप दोनों की वाणी को बस रिक्वेस्ट करूंगा यही विराम देने के लिए। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है हरीश जी, चाहे कोई डरा हो या ना डरा हो, जो चुनावी प्रक्रिया है उससे एक शाम पहले अगर कोई भी इस तरह का काम किया जाएगा तो उस पर सवाल तो उठने लाजमी है। बाकी दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, जैसे उन्होंने अभी तक अपनी समझदारी दिखाई है, आगे भी अपनी समझदारी दिखाएगी, चुनेगी उसको जिसको चुनना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे सुपरहिट एक जो उनकी स्कीम्स के साथ साथ रहा वो रहा बुलडोजर। जी हां, बुलडोजर बाबा के नाम से इतने जबरदस्त तरीके से योगी आदित्यनाथ हिट हुए कि मध्य प्रदेश में भी अब बुलडोजर के शोर है। मध्य प्रदेश में अपराधियों को तो छोड़िए, अपराध के आरोपियों को भी बुलडोजर की सजा दी जा रही है। अब वहां बुलडोजर बाबा तो एमपी में शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर मामा। छतरपुर, रायसेन, शहडोल, श्योपुर, रतलाम, पूरे मध्य प्रदेश में बुलडोजर का बोलबाला है। मध्य प्रदेश में शहर शहर बुलडोजर अलग अलग अपराध के आरोपियों के घर ढाते फिर रहे। यूपी में बुलडोजर चला, चुनाव में मुद्दा बन गया और योगी बुलडोजर बाबा बन गए। अब योगी का यही ब्रांड बुलडोजर शिवराज ने अपना लिया और बन गए हैं बुलडोजर मामा। इतना ही नहीं, भोपाल के हुजूर विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर राजेश्वर शर्मा ने शहर भर में शिवराज को बुलडोजर मामा बताते हुए पोस्टर भी चस्पा कर दिया है। सबसे पहले रतलाम की यह तस्वीर देखिए। यहाँ एक शख्स का अपहरण हुआ, 7 लोगों पर आरोप लगा। उस शख्स को पुलिस ने मुक्त करवाया, 3 गिरफ्तार हुए, 4 फरार हैं। लेकिन इससे पहले कि आगे की कार्रवाई हो, सभी आरोपियों के घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। प्रशासन का दावा है कि इन सभी आरोपियों को अवैध ठिकानों पर कार्रवाई की गई। एमपी के छतरपुर में भी एक भूमाफिया की जमीन पर सरकारी बुलडोजर चला और अवैध तौर से बनाए गए पक्के मकान को जमींदोज कर दिया गया। आरोप है कि संतोष पटवा ने सरकारी जमीन को कब्जा लिया था। सालों से राजस्व विभाग जमीन को खाली करवाने की कोशिश में था, लेकिन आखिरकार अब यहां बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। एमपी के रायसेन में भी कुछ ऐसे ही मामा का बुलडोजर चला। रायसेन में होली की रात 2 गुटों में झड़प हुई, एक शख्स की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस मामले में आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया और आरोपियों के घर को मिट्टी में मिला दिया। शहडोल में एक नाबालिग से रेप के 3 आरोपियों के घर पर मामा का बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों के मकान अवैध थे। साथ ही यहां प्रशासन ने एक आरोपी की 2 बीघा जमीन पर लगी फसल को भी तहस नहस कर दिया। मध्य प्रदेश के शहडोल में रेप और हत्या के 3 आरोपियों के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। आरोप था कि तीनों आरोपियों ने 28 साल की एक युवती के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। प्रशासन ने सख्त संदेश देते हुए तीनों आरोपियों के घर को जमींदोज करवा दिया। शिवराज मामा यूपी का बुलडोजर मॉडल लागू करने की पूरी कोशिश में है, लेकिन इस बीच वो विरोधियों के निशाने पर भी आ रहे हैं। पहले से हमारी रीति नीति रही है, यदि किसी ने अराजकता फैलाई है और उसने अपनी गलत कमाई से कुछ संपत्ति बनाई, उसको जमींदोज हम पहले से करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अपराध रोकना है
तो कानून व्यवस्था जो आज ध्वस्त है उसको ठीक करना होगा और पहले ही अपराधियों को पकड़ के सजा देना होगी, तब जाके मैं समझता हूँ कि अपराध कम होंगे। एक मेरे ही केस में माननीय उच्च न्यायालय ने पूछा था माननीय डीजीपी से कि ये किस प्रावधान के तहत आप संगीन अपराध कह रहे हो या अपराधों का आप वर्गीकरण कैसे कर रहे हो। तो जैसे आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, सूचक प्रश्न कि संगीन अपराधों में ये किया जा रहा है, तो ये करने का कोई कानूनी प्रावधान एज सच नहीं है। अपराधियों और रेप जैसे जघन्य अपराध के गुनहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो करनी ही चाहिए। ऐसी कार्रवाई कि समाज में एक संदेश पहुंचे, लेकिन सिर्फ आरोप के बिना पर किसी के घर को ढा देना कितना वाजिब है, ये सोचने वाली बात है। फर्ज करें कि अगर घर अवैध जमीन पर ना हो और आरोपी बरी हो जाए, तो ऐसे में सरकार क्या करेगी। भोपाल से गोविंद गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो आपने देखा कि किस तरीके से बुलडोजर का जो एक कहीं ना कहीं माहौल है वो मध्य प्रदेश में भी हाई किया जा रहा है। अब सवाल इस पे ये भी है कि कोई आरोपी, कोई भी आरोपी, किसी भी जुर्म का आरोपी अगर होता है, तब तक वो दोषी नहीं होता जब तक उसको कोर्ट से सजा ना मिल जाए। तो क्या आरोपी के ऊपर ऐसी कार्रवाई करना उचित है या नहीं है, ये भी एक बड़ी बहस है। अब देश की प्रमुख खबरें आपको बताइए। थोड़ा सा जरा पाकिस्तान की ओर आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं भारत का जो असर है, पहले लोग कहते थे देखिए कि पाकिस्तान का असर भारत पे हो रहा है, अब भारत का असर पाकिस्तान पे दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तान में भी महंगाई की मार जबरदस्त है। आर्थिक मोर्चे पर देश फिर पिछड़ रहा है। अल्पसंख्यकों का बुरा हाल है। सेना अब भी ताकत के नशे में चूर है और इमरान खान, बेचारा शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर देता हूं, प्रधानमंत्री हैं किसी और देश के, ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर हैं बेचारे, अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी दूसरों के मत्थे मरते नजर आ रहे हैं। आज पाकिस्तान में इस्लामिक देशों के संगठन OIC की बैठक हुई। इसके मंच का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने एक बार फिर, जब और कुछ ना चले, सब कुछ परेशानी की हो, देश के अंदर सब विफल हो रहा हो, तो कश्मीर कश्मीर अलापना शुरू कर देता है पाकिस्तान, और फिर से एक बार वही प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान कश्मीर का राग अलाप रहा था, उसी समय पाकिस्तान में सरेआम एक हिंदू लड़की की जबरन उसने शादी से इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। सवाल उठता है कि भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करने वाले इमरान खान अपने गिरेबान में कब झांकेंगे। The RSS BJP Hindutva inspired government in India ये दांव पुराना है, ये चाल जानी पहचानी है। सब जानते और समझते हैं जब जब इमरान खान की सत्ता हिलती है, उसे हिंदुस्तान के मुसलमानों की चिंता होने लगती, और इमरान खान अपने देश में होने वाले पाप को भूलकर हिंदुस्तान पर आरोपों की बौछार कर देते हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद में इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की मीटिंग की मेजबानी कर रहा है, और इस मंच पर उसे एक बार फिर कश्मीर की याद आ गई। और इस बार सिर्फ कश्मीर नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिमायती बनने की कोशिशों में जुट गए। India and Pakistan, the RSS BJP Hindutva inspired government in India has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000 in IIOJK since the 5th of August 2019. Indian actions violate the resolutions of the UN Security Council and the OIC on Jammu and Kashmir. The illegal acts increased the threat of a conflict between India and Pakistan. Kashmiris are looking towards their Muslim brothers and sisters for support. यानी पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के मंच से ये बताने की कोशिश की, भारत में मुसलमान खतरे में हैं, और ये अब उनके सामूहिक नरसंहार के खतरे तक बढ़ गया है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश के मुस्लिम जुल्म सह रहे हैं। India's violence against Muslims is not limited to IIOJK. Civil society organizations and independent observers have warned that Muslims in Hindutva-controlled India are also living under the threat of genocide. पाकिस्तान की यही फितरत रही है, वो अपने झूठे प्रोपेगेंडा से भारत के खिलाफ पूरी दुनिया को बरगलाता रहा है। उसकी कोशिश भारत को बदनाम करने की रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ती है।
शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को आईना दिखाना जरूरी है और ये बताना भी जरूरी है कि कैसे वो कश्मीर के नाम पर एजेंडा चला रहे हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यक का राग अलापने वाले इमरान खान और उनकी सरकार में एक दिन पहले ही सरेआम एक हिंदू लड़की पूजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिंध में इस हिंदू लड़की की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो मुस्लिम से जबरन शादी नहीं करना चाहती थी। अपहरण करने वाले जबरन उससे शादी करना चाहते थे और जब वो कामयाब नहीं हुए तो लड़की को गोली मार दी। पूजा से पहले भी न जाने कितनी हिंदू लड़कियों के साथ पाकिस्तान में अत्याचार हुआ है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका धर्म हिंदू था। यानी जिसके खुद के घर में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, वो दूसरों को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का ज्ञान दे रहा है, भारत पर उंगली उठा रहा है, जबकि हकीकत तो ये है कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान भारत से कहीं नीचे है। भारत की रैंकिंग 119 जबकि पाकिस्तान का स्थान 145 है। पाकिस्तान में 2013 और 2019 के बीच जबरन धर्मांतरण की 156 घटनाएं हुई। साल 2020 में पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मामले 2942 से ज्यादा है। यानी पाकिस्तान में सरकार भले ही किसी भी पार्टी की क्यों न हो, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वालों को सिर आंखों पर बिठाया जाता है। इमरान खान सरकार में पाकिस्तान में हिंदू बेटियों पर अत्याचार बढ़ा है। यानी OIC की बैठक में पाकिस्तान का बयान ठीक उसी तरह है कि सूप बताए छलनी को कि तुम में कितने छेद हैं। OIC on Jammu and Kashmir. ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। The threat of a conflict between India. अब आपको इमरान खान शायद खुद ये बात कभी ना समझें कि उनके खुद के देश में हालात क्या हैं, वहाँ की माइनॉरिटीज़ के यानी कि वहाँ पे हिंदुओं के हालात क्या हैं। इस बार खास बात यह रही कि इस सम्मेलन में चीन के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। उनकी मौजूदगी से इमरान खान ने कहा, हम 1.5 अरब मुसलमान हैं लेकिन कश्मीर और फिलिस्तीन का मुद्दा सुलझने में फेल साबित हो रहे हैं। अब इमरान खान को कोई ये याद दिला दे कि जो उइगर मुसलमान हैं चाइना में, जो सबसे बड़े हिमायती हैं पाकिस्तान के, उनके हालात पे उनके मुंह से एक शब्द निकलता नहीं, भूल जाते हैं इमरान खान। One is Palestine and the other is Kashmir. Honorable Foreign Ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. We are not talking about conquering some country. We are simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine, the international law which is on their side, United Nations Security Council resolutions that back their right. In Kashmir, the international community promised them the right to decide their own destiny through a plebiscite. मुल्क पे फैसला कुन वक्त आ गया। समझ लीजिए कि इमरान खान बुरी तरह छटपटा रहे हैं। कभी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे इमरान खान को साफ दिखने लगा है कि सत्ता वाला मैच तो गयो, कुर्सी जाने वाली है। इमरान को मलाल है कि उनकी सरकार बदनाम कर दी गई है। वो नाकारा पीएम कहे जा रहे हैं और इसके पीछे कोई और नहीं, पाकिस्तान की सेना है, जनरल बाजवा और उनकी कंपनी है। एक होता है लोटा और एक होता है जमीर फरोश जो अपना जमीर बेचता है। इनमें फर्क होता है। जो लोटा होता है ना, वो जिधर इख्तिदार होता है उधर उसका मुंह चला जाता है, लेकिन जो जमीर फरोश होता है वो पैसे लेके अपना सौदा करता है, अपने मुल्क का सौदा करता है, अपनी जमहूरियत का सौदा करता है, अपने दीन का सौदा करता है। ये भी समझ लीजिए कि इमरान खान क्यों बिलबिलाए हुए हैं। दरअसल विपक्ष ने उनके खिलाफ घेराबंदी सख्त कर ली है। उनकी सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और इमरान इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन जनरल बाजवा ने ऐसे समय में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। मतलब इमरान के पीछे अब पाकिस्तान की सेना नहीं खड़ी है, वो मझधार में अकेले छोड़ दिए गए हैं। अगर उन्हें सत्ता में बने रहना है तो नेशनल असेंबली में बहुमत लाना होगा। पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली में 342 सांसद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने के लिए सिर्फ 172 सांसदों को प्रस्ताव के पक्ष में वोट देना होगा। इमरान खान की सत्ताधारी पार्टी के पास 155 सीटें हैं, जबकि सहयोगी दलों के 23 सांसदों का समर्थन था। आशंका जताई जा रही है कि सहयोगी गठबंधन से बाहर हो गए हैं और इससे इमरान खान की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। ऑपोजिशन के काफी सियासी कार्ड पीछे हमें अब इस्तेमाल करने के मौके नहीं हैं, मगर अगर ये धमकी है कि वो नेशनल असेंबली का रूल्स फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, कानून फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, आइन फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, तो मेरा मौक़िफ़ जो अपना जमात में भी और ऑपोजिशन पार्टीज के सामने होगा कि हम भी वहां उसी फ्लोर पे बैठे रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं दिया जाए। इमरान खान को लगता है कि पर्दे के पीछे इस खेल में पाकिस्तान की सेना शामिल है और विपक्ष की मदद कर रही है, और अब वो इस तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं कि कभी उनकी पीठ थपथपाने वाली फौज ने उनका साथ देना बंद कर दिया है। वो उसे धोखा मान रहे हैं। जाहिर है इमरान खान जनरल बाजवा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालांकि वो भारतीय सेना की तारीफ कर उन पर कटाक्ष जरूर कर सकते हैं। इससे बाजवा को मिर्ची लगेगी और इमरान खान वही कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जाने से पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं। बीरभूम हिंसा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी और बीरभूम हिंसा पर राज्यपाल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने बीरभूम हिंसा में साजिश की कोई बात नहीं है, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा है। हमेशा देखा गया है किस तरीके से ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच में बिल्कुल एक आमने सामने की जंग रहती है, और वो इस वक्त दिखाई पड़ रही है। इस वक्त एक बार फिर से एक हिंसा जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई है, उसको लेकर फिर से सरकार और राज्यपाल ने एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं और चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी ने राज्यपाल को कहा कि जो आपने भाषा का इस्तेमाल किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही डराने वाली, दिल दहलाने वाली घटना थी जिसमें बीरभूम में हिंसा में एक घर में बाहर से बंद कर दिया गया। 10 लोगों के बुरी तरह से जले हुए शव प्राप्त हुए हैं इस घर से। चलिए अभी के लिए इतना ही, लेकिन एक छोटा सा आपको रिमाइंडर दिए छोड़े जा रहे हैं। टाइम्स ऑन भारत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन की खास बातचीत थोड़ी देर में आपके सामने आई। पूरा इंटरव्यू देखना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात अब कल होगी। आखिरी बार राखी कब बांधी? राखी याद भी कहाँ है, अब क्या पता कब बांधे होगे। अब तो भेज देते हैं हम, बस पोस्ट। अच्छा, भेजती है राखी? भेज देते हैं यहाँ से।